So today I'm going to discuss the topic which is most important. आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स को। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम है लाइक एनडीए है, सीडीएस है, या फिर आपका आरएमसी है, या फिर आपका जो है रिम्स है, रिम्स के एग्जाम में, या फिर आप यूपी सैनिक स्कूल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप जो है क्या कर लें, जो है इसको डाउनलोड कर लें और इसको 2-3 बार देखें, आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले अगर अपन बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार, जैसा कि आप देख पा रहे हो मौलिक अधिकार क्या होते हैं। एक होते हैं यूनिवर्सल राइट्स और एक होते हैं फंडामेंटल राइट्स। देयर विल बी द डिफरेंस बिटवीन देम, तो इनमें डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस, ये भी हम देखेंगे। और आप जानते हो कि जो फंडामेंटल राइट्स है और जो बेसिकली यूनिवर्सल राइट्स है, इसमें डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम जो देखने वाले हैं वो फंडामेंटल राइट देख रहे हैं। मौलिक अधिकार यानी कि जब मनुष्य जन्म लेता है, व्हेन एक बॉर्न लेता है मनुष्य, और उसी क्रम में क्या होते हैं, उसको कुछ राइट्स मिल जाते हैं, जन्मजात टाइप के कुछ राइट्स होते हैं, और उन राइट्स को वो प्रिवेल रखता है अपने पास और चीजों को मेंटेन करता है। तो फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है उससे पहले कहाँ पे आया, अगर अपन बात ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो फंडामेंटल राइट्स है, बेटा लिख लो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं सर, याद रखिएगा, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये आ रहा है आपका सबसे पहले ब्रिटेन से। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो बात है आपका 1815 की, याद रखना स्टूडेंट्स, 1815 की। और 1815 में, हाँ नोट कर लो, 1815 में क्या हुआ कि सबसे पहले जो है आपके जो फंडामेंटल राइट्स है इंग्लैंड में, देख लो इंग्लैंड में क्या हुआ था, इनका आविर्भाव हुआ या इनका क्रिएशन हुआ इंग्लैंड में। तो वहां का जो किंग था जॉर्ज, किंग क्या था बोलो बेटा, जॉर्ज था। क्या नाम था, जॉर्ज। और उसने क्या किए थे, कुछ राइट्स जो है जॉर्ज ने, इस जॉर्ज ने, किंग जॉर्ज ने क्या किए थे, कुछ राइट्स जो है अपने सामंतों को दिए थे। सामंत बोले तो इनके जो मंत्री वगैरह, सामंत वगैरह थे, इनको कुछ राइट्स दिए थे सबसे पहले। और ये कहीं ना कहीं जो बेसिकली सबसे पहले दुनिया में एक कॉमन पीपल्स को राइट्स दिए गए थे, एंड इसलिए इन कॉमन पीपल्स को जो राइट दिए गए, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द इन द फील्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स की फील्ड में मैग्ना कार्टा के रूप में राजा जॉन का, या राजा जॉन या जॉर्ज, जॉन भी कहते हैं, कहीं कहीं जॉन भी लिखा रहता है, तो राजा जॉन का ये क्या था, एक आप कह सकते हो राजा जॉन का एक स्टेटमेंट था जो कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर के दिया गया था, और सबसे पहले सामंतों को दिया गया था जो उसके राज्य में रहते थे। तो कुछ राइट्स दिए गए थे, फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, वो हम अब देखेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना, जब संविधान बना, तो आप जानते हो संविधान में कुछ फंडामेंटल राइट्स रखे गए। तो इस क्रम में अगर हम देखें तो मनुष्यों को फंडामेंटल राइट देने का जो कॉन्सेप्ट था रिटन फॉर्म में, नोट कर लो, रिटन फॉर्म में सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स किस कंट्री ने दिए थे अपने संविधान में। तो रिटन फंडामेंटल राइट्स किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए थे, लिख लो। दुनिया का कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें रिटन फॉर्म में फंडामेंटल राइट्स देने की बात करी गई थी। और बिल राइट्स के बारे में आप जानते हो, ये जो आपके थे ये आपके यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए। तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन, लिख लो बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किए गए, फंडामेंटल राइट सबसे पहले रखे गए। तो ये बात आप याद रखिएगा, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले फंडामेंटल राइट रखे गए, एंड दैट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें रखी गई। तो यूएसए के रिटन फॉर्म में, अब आप देखिए आपका जो आपका इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है सर, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी क्या लोकेशन है उसको देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप जानते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं बेटा, हाउ मेनी पार्ट्स, 22 पार्ट्स आ गया, ठीक। 25 जो अभी हो चुके हैं, 22 पार्ट्स थे उसमें। तो 22 पार्ट में से जो पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रखा गया है, किसको, फंडामेंटल राइट्स को, लिख लो। तो फंडामेंटल जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे केप्ट किए गए, किस पार्ट में केप्ट किए गए, तो आप बताइए, पार्ट 3। आर्टिकल अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में रखे गए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल 12 से लेकर के 36 तक आपका फंडामेंटल राइट्स, 12 से 35 तक, है ना, 12 to 35 तक आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करता है। और अगर हम बात करें जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लाए गए,
तो कौन से कमेटी को रिकमेंड किया गया था, यानी विच कमेटी वाज फॉर्म टू मेक द फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल कमेटी को रिकमेंड किया गया था। तो लिख लो कमेटी कौन सी थी, एग्जाम में पूछता है कि विच कमेटी वाज ऑर्गेनाइज। तो कमेटी आपकी बिठाई गई थी, दैट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कमेटी। तो आपके एग्जाम में आएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कमेटी किस लिए बिठाई गई थी, किससे रिलेटेड है, तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है ना, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल कमेटी वाज रिकमेंडेड, क्या रिकमेंड करी थी, ये रिकमेंड करी थी आपके फंडामेंटल राइट्स को। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल कमेटी दैट वाज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स। तो इस कमेटी जैसे देखो इधर, जब ये कमेटी बिठाई गई और इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी, तब जाकर के फंडामेंटल राइट का इंप्लीमेंटेशन हुआ। अब बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स हमने किस कंट्री से लिए थे। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि फंडामेंटल राइट्स किस कंट्री से हमने ऑब्टेन करे, देखो बेटा ये जो रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन था कहाँ का, यूएसए का। तो वहां पे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिए गए थे, फंडामेंटल राइट्स। तो हमने यहीं से फंडामेंटल राइट उठा लिए। तो रिसोर्स अगर क्वेश्चन पूछे कि रिसोर्स क्या है इसका, यानी किस कंट्री से ये प्रभावित है, किस कंट्री से इनको लिया गया है, तो आपने यूएसए बताना है। बस आपने क्या बताना है, यूएसए बताना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहां से लिए गए। तो फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए हैं, किस कंट्री से हमने इनको गेन किया है बेटा, कौटिल्य, यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। और सबसे पहले रिटन फॉर्म में किसके कॉन्स्टिट्यूशन में आपके फंडामेंटल राइट दिए गए थे, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और कमेटी कौन सी आई थी, सरदार वल्लभ भाई कमेटी। और इसकी रिकमेंडेशन से पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 12 to 35 तक हम फंडामेंटल राइट्स को रीड करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई सभी ने, यहां तक नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। अब अपन फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को यहां पर देखते हैं। हां यस सर, फंडामेंटल राइट के रिसोर्स और रिटन फॉर्म में दिए थे, गिव अस फंडामेंटल राइट्स। रिटन फॉर्म में हमने वहां से फंडामेंटल राइट्स लिए और अपने क्वेश्चन में मेंशन करे 12 to 13, ठीक। यानी ये इंस्पायर्ड है कहां से, यूएसए से इंस्पायर्ड है, ये बात आपको याद है, ठीक है। डन, एवरीवन डन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंडामेंटल राइट्स। अब अपन स्टार्ट, देखिए ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको जाननी थी। हां लिखना है सर, यस, नोट डाउन द थिंग्स। नहीं सर, लिख रहे। Also thought fast, do fast. We have less time to, because we want to clear the whole topic today. आज ही इसको डन कर देते हैं, ठीक है। तो तेज करो तो फिर अभी 12 जो भी आपके 35 आर्टिकल्स हैं सब डिस्कस कर लेंगे। डन होगा तुम्हारे, ये सब लिखना है। सबसे पहले देखो क्या लिखना है, फर्स्ट टाइम रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन, किसके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है, यूएसए। हमने इनको कहां से लिया, रिसोर्स क्या है, यूएसए से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है किस पार्ट में रखे गए, 3 में। आर्टिकल कहां से कहां तक, 12 to 35 का फंडामेंटल राइट रखे गए। अब देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल कमेटी आएगी, ये लिख रहा है, जल्दी से लिखो फिर अपन आगे बढ़े। सर ये सब नहीं लिखना है क्या सर, फंडामेंटल राइट टेकन फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। हां लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखो। डू फास्ट बेटा, थोड़ा तेज करो। डन, डन, यस सर। सुनाओ, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अब अपन आगे बढ़ते हैं और चीजों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे आ गए, तो अब आप फंडामेंटल राइट्स को देखो। तो आर्टिकल देखो यहाँ पे हम सब लिखा हुआ है, सारी चीजें मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट। देखो यहाँ पे पार्ट 3 में है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्ट 3 में है। और ये आर्टिकल की जब बात करते हैं हम लोग, तो 12 to 35 है। और दीज हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में गेन किए हैं। पहले तो 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स थे, कितने टाइप के थे, 6 टाइप के। लेकिन अभी कितने बचे हैं, 35। पहले 7 थे, पहले 7 थे, अभी 6 बचे हैं, ठीक है। तो पहले 7 थे फंडामेंटल राइट्स, एफआर, और अभी हमारे क्वेश्चन में कितने बचे हैं, 6 बचे हैं फंडामेंटल राइट्स, ये बता।
कौन सा फंडामेंटल राइट खत्म किया गया है वो भी हम अभी नीचे बता रहे हैं, है ना। राइट टू प्रॉपर्टी जो हुआ करता था, फंडामेंटल राइट था, उसको हटा करके हमने क्या कर दिया, लीगल राइट कर दिया है ना। तो अब देखो यहाँ पे इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, पहला आपका कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए इधर देखो, इधर लिखो पहला फर्स्ट राइट टू इक्वलिटी, तो ये था आर्टिकल 12 से 14 से लेकर के 18 तक, ये राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। फिर है नंबर 2 राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 29 से 22 के बीच में। राइट टू या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, या आर्टिकल 33 से 24 के बीच में। राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से 30 के बीच में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आपका आर्टिकल 32 में। ये आर्टिकल और ये आपके जो क्या है फंडामेंटल राइट्स है, इनको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने राइट टू इक्वलिटी कहा, देखो यानी इक्वलिटी आपको दी जाएगी, आपको इक्वल अधिकार होंगे, तो वही हम इसको कहते हैं राइट टू इक्वलिटी। क्या कहते हैं, राइट टू इक्वलिटी कहते हैं, ये बात याद रखना, ठीक। और ये आर्टिकल कहां से, 14 से 18 तक। दूसरा है राइट टू, क्या बोलो, राइट टू फ्रीडम, आपके पास फ्रीडम है, अधिकार है फ्रीडम का, एंड दैट वाज मेंशन्ड इन आर्टिकल जो है 19 to 22। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 22 से 23 से 24। फिर राइट टू फ्रीडम या रिलीजन का जो फ्रीडम है वो 25 से 28, इनको रट मारो, इनको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। यहाँ तक आपको पॉइंट्स एकदम फिगर आउट, मतलब क्लियर आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एजुकेशन राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हाँ बताओ सर, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण। जैसे आपको कोई ले गया और आपसे काम किया, आपसे काम करवाया उसने पूरा दिन, आपका जो वेजेस था वो बन रहा था 500 रुपए, उसने आपको दिए 100 रुपए और कहा कि अब जाओ, ज्यादा 3-5 करोगे तो पीटेंगे, ठीक। तो ये आपसे क्या करवा लिया, एक्सप्लॉइट किया, आपको आपका एक्सप्लॉइटेशन कर लिया। आपको उसको रुपए देने थे कितने, 500, बट उसने कितने दिए, 100, और आपसे वर्क ज्यादा कराया, काम ज्यादा लिया, वेजेस नहीं दिए, तो ये आपका शोषण हो रहा है, आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। हाँ, हक छीन रहा है इसे। और सर रेमेडीज का, रेमेडीज का मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके 5 प्रकार के रिट्स दिए गए हैं, उनको हम रेमेडीज कहते हैं, उपचार कहते हैं। तो ये 5 रिटें जो जारी करता है, तो वो 2 तरीके से जारी होती हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, वो होते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और जो एससी होते हैं हाई कोर्ट, उनमें आर्टिकल 226 के तहत हम लोग क्या करते हैं, जो है आपके रिट्स दायर करते हैं, जो कि कितनी रिट्स हैं, 5। मेंडामस, क्विवरेंटो, सर्टेरी, है ना, हैबियस कॉर्पस, ये सब आपने पढ़े होंगे। तो ये आपके होते हैं 5 रिट्स, और इन 5 रिट्स को ही जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है, तो उनको हम लोग आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल 35 जब पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो हमने यहाँ पे 12 से 35 कहा है उसमें, लेकिन हमने लिया है 14 से 18, यानी 14 to 18। तो बाकी जो 12 आर्टिकल 12 है और आर्टिकल 12 है और 13 है, इनको आप लोग पहले पढ़ लो। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है, देखो यहाँ पे आर्टिकल 12 कहता है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स की डेफिनेशन को बताता है आर्टिकल 12। देखो पहला आर्टिकल 12, देखो आर्टिकल 12 डिस्क्राइब द डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स को ये क्लियर करता है, ये बात नोट कर लो। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स बताता है, क्या कहता है आर्टिकल 12। अब आपसे मैं कल जब पूछूंगा कि आर्टिकल 12 डिस्क्राइब, तो आपको बताना होगा आर्टिकल 12 बेसिकली डिस्क्राइब द डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स करेगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। तो डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो पार्लियामेंट है वहां पे डिस्क्राइब करे गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट और उसका जो लेजिस्लेचर है उसको डिस्क्राइब किया गया है। लोकल बॉडीज जो आपके ग्राम स्तर पर होती हैं, ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, और जो आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते हैं, उनको आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जैसे जितनी भी गवर्नमेंट की बॉडीज होती हैं, उन सब की डेफिनेशन करी गई है। स्टेट क्या होता है ये बताया गया है। स्टेट क्या है स्टूडेंट? स्टेट वो है जो स्टेट में क्या क्या आता है, देखो यहाँ पे बताया गया है क्या क्या आ रहा है स्टेट में।
एक तो आपके पास आ रहे हैं जितने गवर्नमेंट एंटिटीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, जो आपके स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे है वो बता रहा है। लोकल बॉडीज की बात कर रहा है, ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट डॉक्टर्स वगैरह इन सब की बात कर रहा है। स्टेट एजेंसीज की बात कर रहा है, और इसमें आप देख रहे हो जो कि आपका रेलवे है, यूपीएससी है, LIC है, जो भी आपके गवर्नमेंट के पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग्स है, दैट टाइप ऑफ थिंग्स आर आल्सो द स्टेट। तो स्टेट बेसिकली है क्या? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि स्टेट क्या है, राज्य क्या है, तो राज्य क्या है? राज्य बेसिकली एक प्रकार के ये सारी चीजें हैं, ये संस्थाएं हैं, ये डेफिनेशन है। तो स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी गई है। ओवरऑल आपको ये याद करना है। और स्टेट क्या है, द थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन हियर, ये आपको यहाँ पे समझना है। अपन आते हैं आर्टिकल 13 पे। तो आर्टिकल 12 को नोट कर लो सभी लोग, फिर हम 13 पे आते हैं। आप भले इतना ज़्यादा विविड मत लिखो, लेकिन हाँ इतना आपको याद होना चाहिए जितना मैंने लिखा दिया है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल नंबर 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुम बस इतना लिख लो, स्टेट की डेफिनेशन है। स्टेट में क्या आता है ये लिख लो, लोकल बॉडीज हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, एजेंसीज हैं, ये सब ये लिख लो, जल्दी करो। लोकल बॉडीज, हाँ लोकल बॉडीज हैं, ये सब गवर्नमेंट की एंटिटीज हैं। नहीं समझ रहा हूँ, जैसे तुमसे कहा जाए गवर्नमेंट क्या है, तो तुम बता पाओगे कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, एंड जो लोकल बॉडीज ग्राम स्तर पर हम ग्राम पंचायत देखते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज देखते हैं, यहाँ पे शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देखते हैं, लखनऊ नगर निगम देखते हो कि नहीं देखते हो, ये जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनते हैं, ये सब एजेंसियां, स्टेट की एजेंसियां, सेंटर की एजेंसियां, सब मिला करके क्या बनाते हैं हमारे, ये हमारे स्टेट को बनाते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना, बस इतना लिख लो, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, बस इतना जानो। ठीक, लोकल बॉडी फॉर्जी कुछ नहीं, बस इतना जानो कि आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया गया है। बाकी छोड़ दो, बाकी आपके पास रहेगा नोट्स के रूप में, हम आपको पीडीएफ दे देंगे, वहां पढ़ लेना। ठीक है, अभी आगे बढ़ो, आर्टिकल 13 में आओ। आर्टिकल 13 में आओ स्टूडेंट, बेटा आर्टिकल 13 स्टूडेंट, आर्टिकल 13 इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं बेटा। आर्टिकल 13 देखो क्या लिखा हुआ है, देखो जरा। आर्टिकल 13 कहता है एनी लॉ या एनी लॉज कंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट शैल बी डीम्ड नल एंड वॉइड। इसका क्या मतलब हुआ? बहुत बड़ी बात कह दी गई है कि कोई भी लॉ, कोई भी कानून, इधर देखो पहले समझ लो, आर्टिकल 13 कहता है कोई भी लॉ, कोई भी कानून, है ना, इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट शैल बी डीम्ड नल एंड वॉइड। कोई भी ऐसा लॉ बनता है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, हनन करता है, उसको खत्म करने का काम करता है, वो नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा, खत्म मान लिया जाएगा। तो कोई भी जो आपकी गवर्नमेंट है कोई ऐसा लॉ क्रिएट नहीं करेगी जो आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या करे, हनन करे, उनको खत्म करे। अगर करेगी तो वो क्या होगा, नल एंड वॉइड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये बात समझ में आई कि नहीं, बताओ पहले। यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें बेटा ये होता है कि जैसे आपके फंडामेंटल राइट जो आपको मिले हुए हैं उनको कोई कैप्चर करेगा, उनको खत्म करने का काम करेगा। तो सीधी सी बात है, आर्टिकल 13 ये कहता है कि आपके जो लॉ जो बनाए गए हैं आपके ऊपर, जो फंडामेंटल राइट्स को ओवरलैप कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो उसको क्या हो जाएगा ना, डीम टू नल एंड वॉइड, उसको नल एंड वॉइड निगेट कर दिया जाएगा। ये बात है, ठीक है, नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, मतलब वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ या कानून नहीं बना सकती जो आपके फंडामेंटल राइट को खत्म करे, और अगर बनाती है तो वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाएगा, खत्म माना जाएगा। नल एंड वॉइड का मतलब होता है फिनिश, खत्म। ठीक, बात समझ आ गई कि नहीं? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है 13 नंबर में, लॉ एग्जिस्टिंग प्रायर द इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ये कह रहा है यहाँ पे वे लॉ जो बने हैं आर्टिकल 13 का 1 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज 4, ये जो बने हैं इनमें से कोई लॉ नहीं होना चाहिए। मान लो यार कभी तुम्हारा मान लो JNK में तुम चले गए, वहां पर आपके पास आर्टिकल 19 क्या कहता है,
आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लॉज डी कहता है कि आपको भारत घूमने का अधिकार है। आर्टिकल का 19 का सब क्लॉज 1 का डी है ना, क्या कहता है कि राइट टू वॉक इन ऑल ओवर इंडिया। लेकिन अगर 13 के हिसाब से, तो 13 में क्या है कि आप कह रहे हैं कि उसमें मैंने क्या बताया कि आप पूरे भारत में घूम सकते हो, घूमने का अधिकार है। लेकिन अब JNK तुम चले गए, अब वो उस एरिया में आप जाना चाह रहे हो जिस एरिया में क्या है, मिलिटेंसी है, इंक्रोचमेंट है, ठीक। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, बोलो क्या होगा, हैं? क्या होगा बताओ। क्या होगा बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है दिवराज, ये समझो, ये कह रहा है कि कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट ऐसा नहीं होगा जो आपके फंडामेंटल राइट का हनन करे। अगर करेगा तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहां पर गवर्नमेंट आपके फंडामेंटल राइट को क्या कर सकती है, कम कर सकती है, मिटिगेट कर सकती है या खत्म कर सकती है। मैंने कहा आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 का डी ये कहता है राइट टू वॉक ऑल ओवर इंडिया। लेकिन तुम JNK जा करके इस रीजन में आपको आर्मी रोक सकती है, नहीं जाने देगी। क्यों? हो सकता है वहां पे आतंकवादी गतिविधियां हो, माइंस बिछाई हो गवर्नमेंट ने या जो आर्मी ने, तो आपको वहां तो नहीं जाने देंगे। तो आप वहां इंसिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो सिक्योरिटी का, पर्सनल का, तो वहां पे आपके फंडामेंटल राइट हनन हो सकते हैं सेफ्टी पर्पज से। तो सर इसमें लिखना चाहिए ना कि वहाँ, तो सर आर्टिकल 19 में लिखना चाहिए ना हर जगह जा सकते हैं। लेकिन हाँ, तो उसमें लिखा है, आर्टिकल 19 में लिखा है कि कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद हैं जहां आप नहीं जा सकते। तो सर कुछ लिखा है ना सर। हाँ, तो कुछ तो सब जगह थोड़ी रोकेगी गवर्नमेंट। ऐसे तो सर गवर्नमेंट कह रहे कुछ लिखा है तो हम यहाँ पे मना कर दे रहे हैं। ऐसे नहीं करना है, फिर वहां पे देखा जाएगा ना कि हाँ रियल में वहां पे वो प्रॉब्लम है कि नहीं है। सर कौन देखेगा इसको? देखने के लिए भी वहीं पे एंटिटी होंगी जो आपके लोग हैं, वो लोग देखेंगे वहां पे, है ना, जांच करेंगे कि हाँ वहां पे हम ऐसा नियम कानून ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। तो वो भी गवर्नमेंट की एंटिटीज हैं जो उसको चेक करेंगे, रीचेक कर सकते हैं। सर अगर जैसे कोई पहले कॉन्स्टिट्यूशन पहले की जैसे उसको देख के उनके हिसाब से पूरा रूल्स रेगुलेशन हुआ है, और अगर जैसे प्रेसिडेंट चाहे कि नहीं यहाँ पे ये चीज़ पूरा चेंज होना चाहिए और पूरा भारत चाहे कि यहाँ पे पूरा चेंज होना चाहिए, तो फिर उसको कौन चेंज करेगा? पहले मतलब हम तो समझ नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे क्या कहना चाह रहे नहीं, मतलब पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है लेकिन फिर कहीं सब लोग के मतलब कहीं कुछ नहीं, यूनानिमसली अगर पूरी पार्लियामेंट एक चीज पर अगर एग्री कर रही है तो कोई भी लॉ चेंज हो सकता है। हाँ, हो सकता है। लेकिन अब ये सोचो कि तुम संविधान चेंज कर दो, वो नहीं चेंज, वो फिर सुप्रीम पावर एक के पास होगी, वो होगी सुप्रीम कोर्ट के पास। वो अपने पास वो राइट्स बचा के रखा है कि क्या जायज है क्या जायज नहीं है, वो बताएगा आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिसको अपन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो SC अपने पास वो रखा हुआ है कि हर चीज तुम नहीं खत्म कर सकते हो। ठीक है, ये बात याद रखो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आर्टिकल 13 समझ गए। तो क्या है, लॉज एग्जिस्टिंग प्रायर टू द इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, लॉज इनैक्टेड सब्सिक्वेंट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कह रहा है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, एक्ट्स, ऑर्डिनेंस एंड रूल्स। ठीक, तो ऑर्डिनेंस भी ले आती है सरकार, कभी कभी आप देखते होंगे ऑर्डिनेंस आ जाता है, कोई भी एक्ट अगर नहीं पारित हो रहा है तो ऑर्डिनेंस के थ्रू भी कर लेते हैं लोग। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं कि आर्टिकल 368 है, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी लॉ, है ना, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्ट 3। यानी कि आर्टिकल 368 के थ्रू आप कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव तो कर सकते हो, लेकिन फंडामेंटल राइट को आप डीम नहीं कर सकते, उसको आप मिटिगेट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, और जो चीजें आधारभूत हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का,
उसको आप टच नहीं करोगे। और ये कौन बताएगा कि कौन बेसिक स्ट्रक्चर है कौन नहीं है, ये बताएगा सुप्रीम कोर्ट। उसने अपने पास रख रखा है, ठीक है, कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। तो ये बात आप नोट, ये नीचे वाला भले मत नोट करो, बस इतना याद रखो, एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट शैल बी डीम्ड नल एंड वॉइड। बस इतना याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे अब आ जाओ नेक्स्ट। लिखा नहीं, तो लिखा नहीं था तुमने, लिखा नहीं है, बोल भाई। नो सर। लिखो जल्दी से, फिर कर क्या रहे हो तुम। जो ब्लू जो ग्रीन से लिखा है केवल उतना लिखना है, नीचे वाला लिखना भी नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करो पानी बस। या तो क्लास के बाद जल्दी कर लो, नहीं तो फिर खत्म नहीं हो पाएगा, फिर चीजें बहुत है करनी। डन, सर बढ़ा दीजिए क्लास का। चलो। हाँ वो वरना फिर हो नहीं पाएगा ना बेटा, बहुत चीजें भी करनी है लोग। 14 आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ से आर्टिकल पूछे जाते हैं। 12 एंड 13 तो कम आए, बट हाँ 14 और 15 और 12 14 ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 14, आर्टिकल नंबर 14 पे है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है जरा देखो, आर्टिकल 14 क्या कहता है जरा देखो। आर्टिकल 14 क्या कहता है स्टूडेंट्स, सुनाओ। आर्टिकल 14, the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the law। यानी कि आर्टिकल 14 कहता है कि the state shall not deny, स्टेट डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता किसी भी पर्सन को, इंडिविजुअल पर्सन को, क्या, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इक्वल प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी लॉज की। मान लो एक व्यक्ति है, ये इसका नाम है कौटिल्य, अब ये जा रहा है, और एक मान लो यहाँ पे देवराज है, ये जा रहा है, दोनों बाइक से जा रहे हैं। अब यहाँ पे रेड सिग्नल आ गया, यहाँ पे रुकना था। अब ये दोनों लोग क्या किए, ये भाई साहब रेड सिग्नल कुछ नहीं, चले गए, देवराज चले गए लेकर की गाड़ी, तुम रुक गए। क्यों, तुम चेहरे से गरीब दिख रहे थे, ऐसा नहीं है, तुम खड़े रहे क्योंकि तुमने रूल पालन किया, तुमने रूल्स को फॉलो किया कि हाँ भाई रेड बत्ती जब खत्म होगी, ग्रीन जब आएगा तो अपन जाएंगे, तो ग्रीन हुआ तब तुम गए। इन्होंने ब्रीच किया लॉ, ब्रीच किया, दूसरे दिन फिर ये खड़े थे और तुम भी खड़े थे, तुमने देखा कि ये फिर जा रहे हैं, तो तुमने, तुम्हारे अंदर भी आ गया नहीं यार जब इसको कुछ नहीं होगा तो मेरे को भी नहीं होगा, तुमने भी गाड़ी बढ़ा दी, ब्रीच कर दिया। आज कौटिल्य ने ब्रीच किया, बस चालान आया, तुम्हारा 1000 का चालान कट गया कौटिल्य का है, और तुम्हारा नहीं कटा। किसका, तुम्हारा नहीं कटा। क्यों नहीं कटा तुम्हारा, क्यों नहीं कटा, क्योंकि ये ऑलरेडी मान लो पुलिस में है, लेकिन इन्होंने ब्रीच किया है कानून को, लॉ को तोड़ा है, तो पनिशमेंट इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉ सबके लिए इक्वल है कि नहीं, तो इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो यही कह रहा है कि स्टेट भैया जो है प्रोवाइड करेगा इक्वल लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन देगा, तो स्टेट शैल डिनाई, शैल नॉट डिनाई, नहीं डिनाई कर सकता है पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। सबको एक तरफ से ट्रीटमेंट देना है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, दैट इज द आर्टिकल 14। अब देखो इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है फ्रॉम ब्रिटेन से लिया गया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। दोनों पॉइंट याद रखना, इक्वलिटी बिफोर लॉ पूछेगा तो ब्रिटेन, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज तो ये यूएसए, यानी लॉ के अकॉर्डिंग आपको इक्वलिटी दिखानी है, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन देना है लॉज को, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। लाइट थोड़ा ऑफ कर दो पीछे, चल क्या लाइट ऑफ कर दो, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखो यहाँ पे कह रहा है आर्टिकल 15 मोस्ट इंपोर्टेंट कर दो, खूब बहुत बार एग्जाम में आया ये, कह रहा है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट solely on the grounds of
रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ प्लेस। भैया ये क्वेश्चन पूछा गया है, यही पूछ लिया गया है कि कितने आधार पर आपसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। आर्टिकल जो 15 है वो क्या कहता है, कितने आधार पे, 5 प्रकार के आपके राइट्स, इनके ग्राउंड पे आपसे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। जैसे मान लो तुम देखने में कलुए हो, है ना, आप तुमसे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि रेस कितना काला व्यक्ति है, आप घृणा करने लगे या आपसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ठीक, दूसरी बात, मान लो आप आते हो मुस्लिम कम्युनिटी से, तो आपसे रिलीजन में आप उससे हेट करने लगो, नहीं मुस्लिम्स है हम इससे डिस्क्रिमिनेट करेंगे, नहीं करेंगे, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। किसी भी कास्ट से आते हो, सेक्स मान लो लड़की है तो कह दो नहीं लड़की आर्मी में नहीं आएगी क्योंकि लड़कियां सही से सर्व नहीं कर पाएंगी, तो ऐसा नहीं, तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लड़की भी आर्मी में पार्टिसिपेट करे और लड़का भी करे, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर दी मेल एंड फीमेल बोथ, यानी सेक्सुअल या सेक्स के आधार पर आप किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक, जैसे मान लो आपकी मदर वर्क कर रही है, फादर वर्क कर रहे हैं, आप जीडीपी में काउंट हो रहा है केवल फादर का, है ना, मदर का नहीं हो रहा, जबकि मदर भी तो वर्क करती है। मान लो वो बाहर का वर्क नहीं करती बट घर में तो बहुत सारे काम होते हैं ना, तो उसको करती है, तो इसलिए वुमेन का भी जो है आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन दी जीडीपी। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अब मान लो कौटिल्य हो, तुमको तुम्हारे पिताजी भेज दें अमेरिका पढ़ने के लिए और तुम्हारी बहन को वहां सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, तो ये गलत है ना, क्यों, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, उसको भी भेजना चाहिए, है ना, तो वो है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यानी सेक्स के अलावा बर्थ प्लेस, मान लो तुम बिहार में पैदा हो गए, अब मैं आपसे बोलूं ये बिहारी, तो ऐसा नहीं बोलना है, मतलब आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे आप किसी को किसी के बर्थ प्लेस के आधार पे, है ना। अब मान लीजिए आप महाराष्ट्र में पैदा हो गए, आप महाराष्ट्र से बोल रहे हो, महाराष्ट्र में आप पैदा हो गए, महाराष्ट्रियन हो, अब यहाँ से यूपी से कोई जा रहा है तो महाराष्ट्र वाला उसका डिस्क्रिमिनेट करे, उसको जो है गलत तरीके से ट्रीट करे, तो ये नहीं कर सकते आप। क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए, रियलिज्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बातें आपकी करी जाती हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ सबको। अब आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2 देखो जब कोई सब क्लॉज जुड़ जाए, ऐसे 2, 3, 4 जुड़ जाए, इसका मतलब इसी में अमेंड किया गया है और नई चीज जोड़ी गई है। तुझे समझ में आया कि नहीं? कोई भी जब सब क्लॉज लिखा हो 15 का सब क्लॉज 2 का ए, तो इसका मतलब है ये था नहीं, 15 ही था, 15 में हमने ऐड किया तो इसको 15A कर दिया या 15B कर दिया, C कर दिया, ऐसे करके, ठीक है। तो जब कोई चीज नहीं जुड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन में आकर के संविधान में, और जिस संविधान संशोधन वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। यू हैव टू लर्न जस्ट बिकॉज द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ओके। तो कितने आधार पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ये याद रखना आया एग्जाम में। 15 का सब क्लॉज 2 का ए क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी डिनाइड एंट्री टू शॉप्स, होटल्स, है ना, इटरीज एंड प्लेसेस ऑफ द एंटरटेनमेंट। मान लो इधर देखो, इधर देख, तुम्हें देखनी है मान लो मूवी स्पाइडरमैन, ठीक। अब तुम जा रहे हो, कोटिल्या जा रहे हैं देखने के लिए मूवी, इधर देवराज जा रहा है, इधर मैं जा रहा हूं। अब मैं बेसिकली एक समुदाय से आता हूं जो कि 80 समुदाय का है, मान लो मैं भंगी परिवार से आता हूं, ठीक। अब ये किसी परिवार से आता है, ये किसी परिवार अपर कास्ट से आते हो तुम लोग। अब हम गए और दरबार ने हमको रोक लिया कि तुम दोनों लोग जाओ, तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम भंगी हो, तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। जितने पब्लिक प्लेसेस हैं, प्रॉपर्टी आपकी है नो डाउट, लेकिन वो शॉप्स है, आप किसी शॉप पे हम कुछ लेने गए, हमको नहीं दिया जा रहा है सामान, क्यों? क्योंकि मैं किसी कम्युनिटी से आता हूँ, तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते आप किसी को भी, ऑन द बेस ऑफ कम्युनिटी, ऑन द बेस ऑफ क्रीड, ऑन द बेस ऑफ किसी भी। तो यहाँ पर सबको एंट्री होनी चाहिए, होटल्स वगैरह में एंट्री होनी चाहिए, है ना, ये चीजें। आर्टिकल 15 का 2 का सब क्लॉज बी कहता है क्या? देखो, कह रहा है कि नो डिनाइड एंट्री ऑफ द पब्लिक प्लेसेस, पार्क्स में, लेक्स में, वेल्स में, रोड्स पे और पॉन्ड्स पे कोई आपको रोक नहीं सकता है। नो वन कैन डिनाई यू। नोट कर लो इसको, 15 का 2 का बी, 15 का ए, ये सब इंपॉर्टेंट है, नोट करो, सारे इंपॉर्टेंट नोट करो। कितना टाइम हो गया देखो? 7:51। 7:51। भाई 51 है
ये पेज खत्म कर दिया। 9, हाँ 9 मिनट और ये क्लास चलेगी बस। 15 का 3 क्या कह रहा है? द स्टेट, देखो क्या कह रहा है, सर जी नीचे कर दीजिए। कह रहा है कि द स्टेट में मेक स्पेशल, क्या बोलो बेटा, स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। स्टेट जो है स्पेशल ट्रीटमेंट देगा किसको? वुमेन को और चिल्ड्रन को। आप सोचो जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं आरक्षण हटना चाहिए, तो आप बताओ इन बच्चों का क्या होगा, वुमेन्स का क्या होगा? इनको भी तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। तो सोशल जस्टिस नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है ना? तो सोशल जस्टिस फुलफिल किया जाएगा। अब मान लो अभी कल को बड़े बड़े जो टीचर हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर मैंने देखे यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, अंकित अवस्थी एंड ऑल, बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वो लास्ट में आते अपने कास्ट पर ही बोल जाते हैं, अपने कास्ट का पक्ष लेते हैं, है ना? और पढ़ाएंगे क्या? सोशल जस्टिस पढ़ाएंगे। यूपीएससी पढ़ाते हैं, जाहिर सी बात है, तो सोशल जस्टिस पढ़ाएंगे और सोशल जस्टिस का पूरा टॉपिक पढ़ा देंगे, पूरी ज्ञान देंगे, वहां पे बताएंगे कैसे डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए, सोशल जस्टिस नाम की कोई चीज होती है। लेकिन लास्ट में जब आएगा तो वो कास्ट के साथ खड़े रहेंगे और कास्टिज्म करेंगे, ठीक है? तो महान लोग हैं, ऐसे लोग होते हैं, तो आपको समझना है उनको। देखो यहाँ पे 15 का सब क्लॉज 4 लास्ट में कितना भी विद्वान व्यक्ति हो कास्ट के साथ अपनी खड़ा रहता है। हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ा एक परंपरा है कि व्यक्ति जो है कितनी भी छोटी कास्ट से आता हो, अपने नीचे एक कास्ट जरूर ढूंढ लेता है, क्योंकि खुद को उसे सुपीरियर दिखाना है ना? सुपीरियरिटी वही रहती है कि नहीं हम सुपीरियर हैं। और अभी ये सब छोड़ो, मुस्लिम्स में भी आप देखो, जबकि मुस्लिम जो है, जो आपका रिलीजन है, वो एक ही गॉड में बिलीव करता था, एक ही मतलब कौम से था, और वो भी आप देखोगे डिवीजन आपको यहाँ भारत में स्टेटा जब सामाजिकरण हुआ तो वो भी डिवाइड हो गया, वो भी SC OBC और ST में डिवाइड हुआ। वहाँ पे भी खान है तो वो अपना अपर कास्ट में अपने को काउंट करेगा, है ना? और एक सलमानी एंड ऑल जो भी होंगे छोटे मोटे ही अपने OBC में जाएंगे, और फिर उसमें भी एक प्रकार से जो है डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ऐसे ही आप देखोगे जो आपके ब्राह्मण लोग हैं वो भी अपने में ही नीचे और अपर ढूंढ लेते हैं कि हम कांड कुब्ज वाले हैं, हम आपसे सर्वोपरि हैं, ये आप, तो उसमें भी अपना गोत्र से वो लोग अपने को डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि ये छोटा वाला ब्राह्मण है, हम बड़े वाले हैं। और ऐसे ही आप देखोगे इधर ठाकुर लोगों में भी कहेंगे कि भाई नहीं हम सूर्यवंशी हैं, कोई कहेगा नहीं हम चंद्रवंशी हैं, तो कोई कहेगा नहीं हम भदौरिया हैं, कोई कहेगा नहीं हम परमार हैं, कोई कहेगा हम चौहान के घर से आते हैं। तो वहां पे भी अपने को बांट लेते हैं कि हम सर्वोपरि वाले हैं, ठीक? क्योंकि घुसा है कीड़ा, हमको अपने को सर्वोपरि बताना है। उधर OBC वाला खुद मस्त है कि हम देखो SC से तो ऊपर है ना? SC वाला इसलिए मस्त है क्योंकि ST से ऊपर है ना? तो ये है सब ऐसे ही पगलाए हुए घूम रहे हैं, सभी पागल हो गए। आगे बढ़ते सर, आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि EWS किसके थ्रू आया है? जो आपका सुदामा कोटा मिल रहा है लोगों को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो ये किससे मिल रहा है, किस आर्टिकल के थ्रू मिल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में? 54। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं, अपने को कहते हैं कि हम एजुकेशनली नहीं इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। क्या है इकोनॉमिकली बैकवर्ड है? तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, तो देखिए स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशली एजुकेशन बैकवर्ड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, है ना? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था इसके थ्रू SC ST 1951 का, तो ये सब क्लॉज इसी में आपका डाल दिया गया था। अब आता है आर्टिकल 15 का 5 रिजर्वेशन, एडमिशन, है ना? एजुकेशनल जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं OBC SC ST एंड ऑल जो भी, और 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आपको यहाँ पे चीजें जोड़ी गई थी, ऐड ऑन करी गई थी, ये बात याद रखना। अब आते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट अगला है आर्टिकल 16 और 15 का सब क्लॉज 6 वाला है EWS यहाँ पर डाला गया पगलो, आर्टिकल 15 का 6 में डाला गया EWS, गलती मत कर देना कहीं 16 का 4 मत मार के चले आना, वहां पर एजुकेशनली बैकवर्ड की बात करी गई है, ये अंतर याद रख लो। 15 का सब क्लॉज 6 है जो कहता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS की बात करता है, और जो आपका 16 का सब क्लॉज क्या है बोलो? सब क्लॉज सॉरी 15 का सब क्लॉज 4 है, ये कहता है आपका एजुकेशनली बैकवर्ड लोग।
जो लोग कभी पढ़ नहीं पाए, एजुकेशन नहीं ले पाए, उनके लिए। लेकिन आर्टिकल 15 का 6 सब क्लॉज कहता है ईडब्ल्यू जो 10% का कोटा मिल रहा है आपको, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो अपर कास्ट में आते हैं उनको भी रिजर्वेशन मिल रहा है 10% का, तो वो क्या कहलाता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहलाता है, जो आपका 10% का सुदामा कोटा मिलता है। बात समझ आ गई? अब अपन आते हैं यहाँ पे आर्टिकल 16 पे, और 16 का सब क्लॉज 1 देखते हैं। ये कहता है इक्वलिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज, और इनमें आप देख रहे हो रिक्रूटमेंट है, वैकेंसीज है, प्रमोशन है, पेंशन है, इन सब में इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए सबका। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 2 इसको देख लो, ठीक है। ये 16 का 2 इसको भी आपको देखना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन, कास्ट, रेस एंड बर्थ प्लेस एंड ओरिजिन ऑफ द बर्थ एंड रजिस्टर। आपका घर कहाँ पे बना है इसके आधार पे, आप किस ओरिजिन कहाँ से आपका हुआ है, बर्थ प्लेस क्या है, जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, इसके बेस पर आपसे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 2 कहता है, ठीक है। ये आपने इतने आर्टिकल तैयार करने हैं, हम 16 से आगे पढ़ेंगे कल, ठीक। आज इतना हमने पॉलिटी को कवर किया है, इतना आप कवर करके आना। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, एक बार रिवीजन क्लास देख लो सब लोग। आ जाओ अपने टॉपिक पे, देखो फंडामेंटल राइट्स से स्टार्ट किए। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, कहाँ से आए, कहाँ से हमने लिए हैं, तो ये रिसोर्स है यूएसए से। सबसे पहले रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट किसने दिए, यूएसए ने दिए। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 तक। और जो ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन से आया, सरदार वल्लभ भाई पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन से। पार्ट कौन सा है, 3 है। ये आपको इतना समझना है, फंडामेंटल राइट ये आपको समझ में आ गया। अब अपन आते हैं यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में, देखते हैं कितने प्रकार के, 7 टाइप्स के पहले होते थे, अभी कितने हो गए हैं, 6 प्रकार के बच्चे हैं। आपको मैंने कहा था राइट टू प्रॉपर्टी वाले को हटा दिया गया है, और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया, किस आर्टिकल में रखा गया, 300A में रखा गया, वो सब मैं बताऊंगा। अभी बस इतना देख लो, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट टाइप ऑफ थिंग्स आर हियर। तो बाकी आप लोग रिवीजन कर लो, और कल आओ, कल मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स को आगे प्रोसीड करते हैं। 2 दिन में खत्म करेंगे, फिर इसके कम से कम मेरे पास 100-150 MCQs हैं, उनको डिस्कस कर लेंगे। जितने भी NDA, CDS, RIMC जितने भी एग्जाम्स में आए हैं उन सबको डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई है, और अगर आई है तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स एंड